क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, शिवा पे आइए। शिवा, शिवा, जय जय शिव शंकर नाम। चलो ये, एक बच्चा मीठी खीर, दूसरा वाला आम पापड़। टेंपल के कंस्ट्रक्शन में अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है तो अलाउ होगा एटीसी, इसमें जी में यस, अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है तो अलाउ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, बोलो 10। हाँ, राम मंदिर के लिए अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है तो 50% में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए भाई प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। मिस्टर शिवा एज 58 ईयर्स, 58 ईयर्स का ये बंदा है, हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 7,75,000 कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम है। ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, आपको बताना है कौन सी सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा। सबसे पहला, प्रीमियम पेड टू एंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर, उसने डॉटर के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। पॉलिसी 1/4/2018 को लिया है, तो 1/4/2012 है, उसके बाद में लिया है। और बेटा एश्योर्ड वैल्यू 1,80,000 है और उसने 20,000 का प्रीमियम पे किया। मैं बोलूं 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और चिल्ड्रन के लिए चलेगा, और चिल्ड्रन मेजर माइनर डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पे। तो यहां पे मैं बोलूं आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा, सिर्फ 18,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, खुद के लिए 12,000 और भाभी जी के लिए 14,000, तो टोटल 26,000 हुआ। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन 80D में मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है और अज्यूम इसकी बीवी भी नहीं है, क्योंकि भाई ये 58 ईयर्स का है तो बीवी तो छोटी रहेगी। नौ भाई हर जगह प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स जैसा थोड़ी होगा, कहीं ना कहीं तो चेंज भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट पार्ट, ए भाई प्लीज, डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये तो एचटीसी मोबाइल में आ गया, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड, टेंपल वगैरह, और सी का मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो मैं बोलूं ये तुम्हारे 50% में आएगा, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी में। अरे बोलो हाँ, तो 50% लिमिटेड कैटेगरी। LIC पेंशन फंड, देखो पेंशन फंड में अगर म्यूचुअल फंड यूटीआई का है तो 80C में जाता है, और अगर LIC या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड है तो ये 80CCC में जाएगा। कौन सी सेक्शन में, 80CCC में जाएगा, और डिडक्शन मिल जाएगा पूरा 60,000 का। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, एक बात बताओ, ये 100% में जाएगा और वो भी अनलिमिटेड में जाएगा, अनलिमिटेड में जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू, ये तो हटा दिया है अभी, ये जवाहरलाल नेहरू वगैरह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबको हटा दिया, ठीक है। लास्ट ईयर तक ये सब थे, अब मोदी जी ने बोला बिल्कुल नहीं, नाम जवाहरलाल जी नहीं 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 चाहिए नेहरू जी करके, ठीक है, तो इन्होंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग, तो ये आपका 100% मिलेगा, बट मैं बोलूं लिमिटेड कैटेगरी में आएगा। एंड डिपॉजिट इन द PPF कौन सी सेक्शन में जाएगा, 80C में। कौन सी सेक्शन में जाएगा, 80C। आपसे पूछा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 assuming that he has not exercised the 115 BAC। तो चलिए अपने काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। आप लोग साथ साथ में करोगे या आप लोग घर पे जाके साथ साथ में ही करोगे ना? हाँ तो करो साथ साथ में। हाँ, शिवा का नाम लो,
और चालू करो। जय शिवा। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 148। क्या हुआ? रिदम नहीं बैठा, मेरे को नहीं, मेरे को इसमें शिवा अपने आप में रिदम है, तो और रिदम बिठाने की जरूरत क्या है? शिवा अपने आप में एक अलग ही रिदम है, तो शिवा हो गया, मतलब सब हो गया। मिस्टर शिवा। अब शिवा को भी देखो यहां इंश्योरेंस प्रीमियम लेना पड़ रहा है। प्रीवियस ईयर गोर क्लियोग आ गया है। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। हर हर महादेव। अरे भाई इधर देख लो अभी। चलो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो चलिए टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो अपने को जीटीआई से चालू करेंगे। तो सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम दे रखा है, दो कॉलम बना देते हैं। आपने एक बनाया क्या? बनाया ही नहीं। चलो तो पहले कॉलम में आप पर्टिकुलर लिखोगे, दूसरे कॉलम में रुपीस, और तीसरे कॉलम में भी रुपीस। चलो सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 7,75,000। चलिए फटाफट फटाफट डिडक्शन लेंगे, एक 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 एक। तो सबसे पहले डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो अपन हमेशा सबसे पहले कौन से 80C से चालू कर दे? तो चलो अपन 80C सबसे पहला ले लेते हैं। तो 80C इज स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। 80C स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिव स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में एक एक लेंगे। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम लेते हैं, LIP प्रीमियम पेड। और एक बात बताओ, प्रीमियम 20,000 पे किया है, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। सो मैं यहां ब्रैकेट में लिख लूं क्या? आप बोलो तो लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो सिंस पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2012, so it is restricted to 10% of पॉलिसी वैल्यू। सो आपका 10% का मतलब 18,000 आ जाएगा, तो 18,000। दूसरा इसमें 80C में और क्या है देखो ना, एक पीपीएफ और है। तो डिपॉजिट इन पीपीएफ कितना है? 1 लाख है, और तो कुछ नहीं है ना। तो टोटल 80C का कितना आया? 1,18,000। और बेटा पीपीएफ में तो पूरा ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें तो 150 का लिमिट है, तो 150 है तो 118 है, तो 118 पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, 80C के बाद 80CCC है क्या? तो दूसरा ले लेते 80CCC। 80CCC और 80CC है LIC
पेंशन फंड और LIC पेंशन फंड में कितना 60,000 डाला है। तो एक बात बताओ, 60,000 तो अभी तक टोटल डिडक्शन कितना हो गया। एक बात बताओ 178। बट यहां पे पता है एक वो सेक्शन टांग अड़ाती है, चिटिंग वाली सेक्शन। क्या बोलती है, ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD1 तीनों का मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख। भाई साहब क्या चीटिंग करते हो रे तुम लोग, क्या बोले मोदी जी को अब इसमें यार। तो देखो, एज पर सेक्शन ATCCE, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD1 restricted to ₹1,50,000। तो यहां पे 1,50,000 ले लूं तो मैं बताऊं मैक्सिमम या 150 ही मिलेगा। तो डिडक्शन 150 यहां पे आ जाएगा। चलिए उसके बाद 80D का कोई है क्या। CCD तो नहीं, 80D है क्या, है मेडिक्लेम है। तो देखो आप देखते जाओ क्वेश्चन को भी, 80D और 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। एक बात बताओ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में खुद के लिए कितना डाला। खुद के लिए 12,000 और पाउस के लिए 14। देखो बीवी की मतलब इंश्योरेंस ज्यादा कराना चाहता है, बीवी के लिए 14,000 14,000 डाला, खुद के लिए 12। प्यार करता है, तुमको पता है। हाँ, ये बोलता है मैं भर दूंगा उसकी बीवी के लिए। कितना खराब आदमी है रे। अब एक बात बताओ, 80D में मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25,000। इट इज restricted to ₹25,000। तो आप लीड लीजिए इधर 25,000। इसके बाद सीधा डोनेशन वाला ही है। हाँ, इसके बाद सीधा डोनेशन वाला ही है ना, सीधा डोनेशन ना। तो चलो 80G, 80G थोड़ा रेस्पेक्ट देने का है। डोनेशंस, एक तो नेशनल चिल्ड्रन फंड है। अब एक बात बताओ, नेशनल चिल्ड्रन फंड बेचारे नेशनल बच्चे हैं, उनके लिए तो 100% है और अनलिमिटेड में है। तो 100% जितना दिया उतना डिडक्शन दे दो। कितना, 25,000 है। हाँ बाबू, बाबू 25,000 है। चलो और क्या क्या है। वो जवाहरलाल नेहरू को तो नहीं मिलेगा, वो तो कैंसिल कर दिया मोदी जी ने इनका। नोट लिखेंगे जवाहरलाल जी के लिए, ठीक है। जवाहरलाल जी के लिए नोट लिखेंगे लास्ट में। ये बोलता नीरव मोदी फंड डालो यहाँ पे। नेशनल चिल्ड्रन फंड 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो, एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग दिया है। तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग, और दूसरा क्या है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल, बट ये तो दोनों लिमिटेड कैटेगरी में आएगा ना यार। तो देखेंगे एक बार लिमिटेड वाला पार्ट। तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले इतना लिखो, इसके आगे अमाउंट मत लिखो, पहले इतना लिखो, अमाउंट मत लिखो। लिखा बोला, लिखा।
लिखा। अरे यश बेटा तुम अभी सो रहे हो, अभी से हो गया तुम्हारा। चलो तुम बेटा कभी ऐसी मार खाओगे। चलो एक बात बताओ, अपन अब वो लिमिटेड कैटेगरी निकालते हैं। सब लोग इधर देखो, सब लोग ये तुम लोग इधर देखो ना, तुम लोग सच्ची इधर देख ही नहीं रहे हो। इधर वर्किंग नोट नंबर 1, तुम है ना मेरी मजाक उड़ाते हो ना, पाप लगेगा देखना। एक तो है ना ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें इतनी सारी चीजें है करके, ठीक है। बेचारा बंदा क्या करे इसमें करके, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जितनी कोशिश करके, कोई भी एफओ बोलो, एचटीसी मोबाइल बोलो, बंदा कोशिशें कर करके ये सब बता रहा है, ठीक है। तो इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, एक बार, एक तो इसमें लिमिटेड में क्या है, एक तो फैमिली प्लानिंग वाला है। हाँ बताओ फैमिली प्लानिंग के लिए कितना दिया है? 40,000। एंड बाबू एक बात बता, चैरिटेबल ट्रस्ट को कितना दिया है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 50,000, 50,000। सो टोटल डोनेशन कम्स टू 90,000। अब एक बात बताओ, इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। हाँ भाई, तो चलो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम अपन निकालते हैं पहले। ए इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ए भाई, भाई भाई इधर देखो। अब एक बात बताओ, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम में सबसे पहले आप जीटीआई ले लो, और जीटीआई में स्पेशल रेट्स वाला कोई इनकम है तो हटा दो। इसमें तो स्पेशल रेट वाला कोई इनकम नहीं, क्योंकि जीटीआई में सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बोला है, ठीक है। तो जीटीआई तुम्हारी कितनी है? 7 लाख, 7,75,000। एक बार सब लोग इधर देख लो, बाद में कॉपी कर लेना। माइनस कर दो इसमें से ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट एटीजी, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, एटीजी को छोड़ दो, ये एटीजी को पूरे को छोड़ दो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। तो कितना डिडक्शन है? 150 और 25, तो कितना? 175। तो इसमें से 175 आप अगर लेस कर देते हो तो बचता कितना है? 6 लाख। हाँ बाबू, तो 6 लाख का 10% कैलकुलेटर से भी 60,000 आएगा। और दोनों में से लोअर देखो, नीचे 60,000 लिखा है तो 60,000 ले लो, ठीक है। मतलब लोअर मतलब ऐसे विच एवर इज लोअर में ये नीचे लिखा ये, या वैल्यू वाइज लोअर लेना है? वैल्यू वाइज, ऐसे नहीं लोअर में नीचे लिखा 60,000, 60,000। इसमें से पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? फैमिली को। पहली प्रायोरिटी फैमिली प्लानिंग। तो मुझे बताओ, फैमिली प्लानिंग के लिए आपका 40,000 है, उसका 100% कैलकुलेटर से भी 40,000 ही आएगा। और बाबू दूसरा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बचा कितना तुम्हारा? 20,000 बचा। और इस पे कितना? 50%, तो कितना? 10,000। तो मैं बोलूं आपको डिडक्शन सिर्फ 50,000 का मिलेगा। आपने डोनेशन 90 का किया है तो भी डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 50 का। कितने का मिलेगा? 50,000 का। तो मैं यहां पे फैमिली प्लानिंग में 40,000 पूरा ले लूं, और यहां पे 10,000 ले लूं। तो एक बात बताओ, 10 और 45 और 75 हो गया, और 75 को भी लेस कर दो, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बच जाएगी। और मैं बताऊं नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, बता दो ना मुझे एक बार। 5 लाख एग्जैक्ट। एक 50 और 25, 5,25,000। चलो क्या कॉपी करना बाकी बचा? ये नोट। चलो नोट कॉपी करो पहले। नहीं वो तो ले लिया होगा ना, वो तो सैलरी में ही ले लिया होगा ना, ग्रॉस सैलरी में लेते हैं ना। ग्रॉस सैलरी माइनस 50,000 फिर नेट सैलरी आता है, तो वो तो सैलरी में ही ले लिया था ना। हाँ
सेक्शन का रेफरेंस देखो बेटा, इस टॉपिक में है ना, बार बार मैं वापस बोल रहा हूं, ट्राई करना सेक्शन का रेफरेंस देने का। अरे इसमें याद रखना पड़ेगा, डी मतलब दवा दारू, डी 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 मतलब डिपेंडेंट, डी डी बी दिल दहला देने वाली बीमारी, जी जी मतलब डोनेशन, ई मतलब एजुकेशन। तू मुझे पूछ, मैं बताता हूं, चल तू मुझे कोई भी सेक्शन पूछ, मैं बताऊंगा वो किसके लिए है, बता। कंपनीज एक्ट का नहीं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट पूरी अपनी बुक उठा के कहीं से भी बता दे, पूछ ले। हाँ, 34 है ही नहीं, सेक्शन 34 है ही नहीं। हाँ, 69 रिलेटेड टू अनएक्सप्लेन असेट। हाँ, 43 एडी, 43 एडी नहीं है, 43 ए है। हाँ, 43 ए इंडिया के बाहर से असेट एक्वायर करते हो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी लोन लेके। तो 130, 139 रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, कि रिटर्न किसको फाइल करना है। हाँ, ये पहले कॉपी कर इधर। कॉपी कर, कॉपी कर थोड़ा। चलो, क्या चैप्टर वाइज। चलिए बोलिए, डन। मैं संडे को सोचता हूं। क्या करनी है कल, मंडे को देंगे। चलो बोलो डन। ये इसके ऊपर ये वाला कर लिया, ये भी करो। अरे पहले ये कर लो, फिर वो कर लेना। चलो बोलो डन। हाँ भाई, ये हो गया ये वाला। चलो, क्या हुआ। हाँ इसका, हाँ लिखो, एक नोट लिखो, लिखो एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। वो राजीव गांधी का कौन सा था, चला लिखो।
डोनेशन मेड टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, डोनेशन मेड टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, डोनेशन मेड टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड नॉट एलिजिबल, donation made to Jawaharlal Nehru Memorial Fund not eligible for deduction, not eligible for deduction from assessment year 24-25, from assessment year 24-25 मतलब इस साल से नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 हुआ ना, हाँ भाई प्रीवियस ईयर 23-24 हुआ ना। चलो ये कौन सी सेक्शन थी, 80 जी, एक जी दी थी। अब लिखो, छोटी छोटी 2-3 सेक्शन और लिखवा रहा हूं, उसके बाद आज छुट्टी दे दूंगा, ठीक है, जल्दी छुट्टी दूंगा आज करके, ठीक है, आज मैं आपको बहुत जल्दी छुट्टी दूंगा। आप अगर चुप बैठ के लिखोगे तो जल्दी मिलेगी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लिखो सेक्शन 80 जी जी, जी जी लिखो, रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखो एचआरए नॉट रिसीव्ड, जिसको एचआरए नहीं मिलता। एक आप बात बताओ, एचआरए मिलता है तो उसका डिडक्शन सैलरी में मिलता है ना, कितना मिलता था, 40%, 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। हाँ, अगर एचआरए किसी को नहीं मिलता और बेचारा भाड़े पे रहता है, जैसे मैं हूं, मेरे को कोई एचआरए नहीं मिलता, मैं यहाँ पुणे में भाड़े पे रह रहा हूं, तो मैं इसका डिडक्शन 80 जीजी में रेंट का ले सकता हूं, बट डिडक्शन कितना मिलता है वो लिखो। सबसे पहले लिखो एलिजिबल असेसी, लिखो एलिजिबल असेसी, लिखो इंडिविजुअल, एलिजिबल असेसी में लिखो इंडिविजुअल, एलिजिबल असेसी में लिखो इंडिविजुअल। दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन कितना मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा, 3 अमाउंट है, तीनों में से विच एवर इज लोअर। अब देखो जब ऐसा आता है ना, तो ऐसा ऐसा यही है, एचआरए नहीं है, ठीक है, चुप बैठो चुपचाप। Income tax, you have to remember so many things. That's the reason we have uploaded revision lecture on YouTube. So you have to just listen carefully. So पहला पॉइंट लिखो 5000 पर मंथ। व्यूज बढ़ा रहे हो, मत बढ़ाना व्यूज, डाउनलोड करके मोबाइल में देखते रहना बस। व्यूज बढ़ा रहे हो, जैसे हमको पैसा मिलता है उससे। आई नेवर मोनेटाइज एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब। मेरा अगर मेरा वीडियो देखोगे, किसी भी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है। चलो पहला लिखो 5000 पर मंथ, दूसरा लिखो 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और तीसरा लिखो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अमाउंट ऑफ डिडक्शन में, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो 5000 पर मंथ पहला, दूसरा लिखो 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तीसरा लिखो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। बट आप बोलोगे एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या होता है, तो एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे, वो तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम था, एटीआई था वो। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब होता है, आप एक काम करो, पहले ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, जो ग्रॉस टोटल इनकम आता है वो ले लो, और इसमें से लेस कर दो ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट, ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80 जीजी को छोड़ दो। जीजी मतलब दीदी को बोलते हैं ना, तो ये आ जाएगा एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई।
तो एडजस्टेड जीटीआई मींस पहले जीटीआई लो माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्स, यहां पे वैसा नहीं बोला हाँ कि ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूड स्पेशल रेट ऑफ इनकम, ऐसा कुछ नहीं, सीधा जीटीआई माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ए एक्सेप्ट एटीजीजी, आपको मिल जाएगा एडजस्टेड जीटीआई। इसके बाद इसके नीचे एक नोट लिखो, नोट लिखो, assessee or his spouse, assessee or his spouse, assessee or his spouse or minor child, or minor child or HUF, assessee or his spouse or minor child or HUF should not own any house property, assessee or his spouse or minor child or HUF should not own any house property at the place of his duty, at the place of his duty, मतलब जहां पे वो बंदा काम कर रहा है वहां असेसी, उसके स्पाउस, उसका माइनर चाइल्ड या एचयूएफ का और कोई घर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पुणे आया, अब एक बात बताओ, पुणे में भाड़े पे रह रहा हूं तो यहां पे जो मैं भाड़ा दूंगा उसका डिडक्शन मुझे एटीजीजी में मिलेगा, बट एटीजीजी में कितना मिलेगा, 5,000 रुपया पर मंथ। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई माइनस आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लोअर। लेकिन पुणे में मेरे स्पाउस, मेरा माइनर चाइल्ड, मेरा एचयूएफ का और कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर उनका घर है तो मैं उसी घर में रहूं ना, मैं भाड़े पे क्यों रहूंगा करके, ठीक है। तो इसके लिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ चलेगा, मेजर चाइल्ड का चलेगा, क्योंकि मेजर चाइल्ड में फिर उसकी बीवी भी रहती होगी ना, तो झगड़ा वगड़ा ना हो इसलिए। माइनर चाइल्ड का और कोई घर नहीं होना चाहिए, स्पाउस का नहीं होना चाहिए, एचयूएफ का नहीं होना चाहिए। चलिए छोटू सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आ जाइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दे रखा है। मिस्टर गणेश, मिस्टर गणेश अ बिजनेसमैन है, whose total income before allowing deduction under 80GG, 80GG का डिडक्शन लेने से पहले वाली उसकी टोटल इनकम 4,60,000 है, paid house rent 12,000 per month in respect of the residential accommodation occupied by him in Mumbai, compute the deduction allowable to him under section 80GG for the assessment year 24-25 assuming that he is not exercised the 115 BAC। एक बात बताओ, डिडक्शन कितना मिलेगा, पहले कितना है 5,000 रुपया पर मंथ, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का कितना हो गया, 60,000 हो गया। हाँ भाई, दूसरा जो है वो तुम्हारा क्या था, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये दे रखा है सीधा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम ही दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे 4,60,000 का 25% कितना होता है, 1,15,000। और तीसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो रेंट वो कितना भर रहा है महीने का, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,44,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 46,000, तो देखो कितना आता है। तो मैं बताऊं डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो डन, बोलो डन, अरे बोलो ना डन। लास्ट एक और सेक्शन लिख लो, फिर मैं तो जल्दी छोड़ने ही वाला हूं आज। आज मैं अगर आपको जल्दी ना छोड़ू करके, ठीक है, मेरे गले की कसम, जो अगर मैं तुमको 1:30 से पहले ना छोड़ू, गले की कसम, गले की, मैं हार्पिक पी जाऊं करके अगर ना छोड़ू जल्दी तो, ठीक है। अरे एकदम छोटी सेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो ना, उसका डिडक्शन मिलेगा, तो लिखो सेक्शन 80GGB, 80GGB हेडिंग दो, हेडिंग दो डोनेशन टू, ऐसा करो ना, एक काम करो ना, 80GGB आपने लिख लिया ना, हाँ तो 80GGB के पास में ऐसा 80GGC भी लिख लो ना।
हाँ 80 जीजीबी जीजीसी। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है पता है ना? और इलेक्टोरल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या लिखा है मैंने? इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है? नहीं नहीं, ये क्या होते हैं? ये ऐसे ट्रस्ट होते हैं जब आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दोगे, वो आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे देंगे। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है कुल मिला के। आप इनको डोनेशन दो, ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देंगे, दैट इज इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब एक बात समझना, इस सेक्शन में यहां पे दो सेक्शन आपने लिखी है, एटीजीजीबी, और एक सेक्शन क्या लिखी है? एटीजीजीसी। अगर इंडियन कंपनी डोनेशन देती है तो जीजीबी में डिडक्शन मिलेगा। इंडियन कंपनी डोनेशन देती है तो एटीजीजीबी में मिलेगा। और एनी अदर पर्सन, ऐसा लिख लो आप, एनी अदर पर्सन देता है तो एटीजीजीसी में मिलेगा। और डिडक्शन कितना मिलेगा पता है? 100%। अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो 100% ऑफ डोनेशन। एंड नोट में लिखो नो डिडक्शन इफ डोनेशन मेड इन कैश। पॉलिटिकल पार्टी को आप कैश में डोनेशन नहीं दे सकते। आपने लिखा है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, 80 जीजीबी में मिलेगा इंडियन कंपनी को, 80 जीजीसी में मिलेगा एनी अदर पर्सन को। एक बात बताओ, जैसे बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड ने डोनेशन दिया, कौन सी सेक्शन में मिलेगा? 80 जीजीबी। और अगर बीबी सर ने दे दिया तो 80 जीजीसी, आपने दिया तो 80 जीजीसी, आपके पापा ने दिया तो 80 जीजीसी, किसी पार्टनरशिप फर्म ने दिया तो 80 जीजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिया तो 80 जीजीबी। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%। नो डिडक्शन इफ डोनेशन मेड इन कैश। कैश में डोनेशन दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैं अब आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अगर पढ़ा लू कोई सेक्शन करके, ठीक है, तो मैं मेरे गले की कसम में हार्पिक पी जाऊं, ठीक है? चलो मेरी बात सुनो। क्या नोट लिखा हो? नोट नोट लिख लिया ना? नो डिडक्शन इफ डोनेशन मेड इन कैश लिखा। नो डिडक्शन इफ डोनेशन मेड इन कैश। नो डिडक्शन इफ डोनेशन मेड इन कैश हो गया। अब एक बात समझो, अरे प्लीज, तुम लोग यार कितनी बातें करते हो यार, मेरे को ना सच्ची। एक बात बताओ, कंपनी लॉ में, आपका कंपनी लॉ में एक पॉइंट होता है डोनेशन या कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, पता है कौन सी सेक्शन है? वो हुई क्या नहीं हुई? 37 कुछ था क्या? चलो, कंपनीज एक्ट की सेक्शन 293 है, हुआ क्या? अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है? चलो कोई बात नहीं। हाँ ए भाई, तुम है ना बहुत परेशान करते हो यार। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में लिखो और करके आना है, नहीं करके मैं भगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क। अरे बट 16 का तो सॉल्यूशन नहीं दे रखा ना। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो। करोगे ट्राई? हाँ, ट्राई करोगे क्या? ट्राई करना ना। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, 20 होमवर्क। मैंने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया है? हाँ, तो 16 जो है वो आप एक बार उससे देख के आओगे, मॉड्यूल से। अगर मॉड्यूल से देख पाओ तो ट्राई करना, नहीं तो मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा इसका, गुणनाम वाले का। अब एक बात बताओ, डिडक्शन वाला टॉपिक, एक काम करता हूं मैं, यहां पे डिडक्शन में जो जो सेक्शन हो गई है ना, मैं सिर्फ यहां पे सेक्शन नंबर लिख रहा हूं, ठीक है? सब लोग इधर देख लो एक बार, सब लोग इधर देख लो। एक तुम्हारी जो सेक्शन थी वो 80C थी, क्या थी? 80C, 80CCC, 80CCD। 80CCD में 80CCD 1 था, 80CCD 2 था, 80CCD 1B था। उसके बाद में एक था 80CCE करके, एक था 80CCH करके, जो अग्निवीर वाला 1 और 2 था, ठीक है? ये C वाला सीरीज था। उसके बाद 80D, दवा दारू ना करना पड़े, मेडिक्लेम। 80DD, डिसेबल डिपेंडेंट। 80DDB, दिल दहला देने वाली बीमारियां। ये याद हो गया इनको ना, DDB में दिल दहला देने वाली बीमारियां। उसके बाद एक था तुम्हारा 80E करके, ई का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन। एक था 80EE, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, लेकिन वो 16-17 में सैंक्शन हुआ, 50,000 वाला। 80EEA, 1,50,000 हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। एक था 80EEB, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल करके, ठीक है? ईबी को कैसे इलेक्ट्रिक याद रख सकते हो बताओ ना? ऐसा होता है ना, ईवी को ऐसे ईवी और बी बोलो एक ही बात है, मर्जी है, मर्जी आ जाए। उसके बाद था 80G ना, 80G था, जी मतलब डोनेशन, वो बहुत बड़ा सा था जी वाला, हाँ। जी के बाद 80GG, ये रेंट पे घर लिया तो करके, ठीक है, वो वाला। और एक पड़ा था 80GGB और 80GGC, ये पड़ा था। 80GGB पॉलिटिकल पार्टी को इंडियन कंपनी देती है तो, और बाकी देते हैं तो 80GGC 100% डिडक्शन मिलेगा डोनेशन पे, और तो कुछ नहीं था। अच्छा 80U, 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 कौन सा था? तुम कुछ भी बोल रही हो। तो ये लिखा ना, ये CCE लिखा तो है, फिर बोलती है मुझे बैल बुद्धि बोलते हो। चलो, आज की हम पहली सेक्शन पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ है ना 5 सेक्शन बची है, और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है? और 5 सेक्शन कौन सी बची है मैं पहले इधर लिख ही लेता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो तुमको क्या मोटिवेशन मिल जाएगा कि एक तो बचा है 80JJAA, एक बचा है 80QQB, एक बचा है 80RRB, एक बचा है 80TTA, और एक बचा है 80TTB। कैसे ऐसे एकदम ऐसे मतलब सिंक में है ना सेक्शन? 80JJAA, 80QQB, RRB, TTA, TTB। 5 सेक्शन बची है, 5 सेक्शन के बाद ये टॉपिक द एंड करके, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 80JJAA। हेडिंग दे दो, सेक्शन 80JJAA। हेडिंग दे दो, डिडक्शन
in respect of employment of new employee. हेडिंग दो, deduction in respect of employment of न्यू एम्प्लॉई. क्या बोला? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉई. एक बार, हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है? क्या तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दो? चाहती है कि नहीं चाहती? चाहती है ना? नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अब नहीं चाहती, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ हो वो ठीक है, बट सेक्शन में तो चाहती है, ऐसा बोलो, ठीक है? अब खुद का मतलब खुद बीजेपी कांग्रेस लड़ने लग जाओगे, उससे मतलब नहीं है. हम क्या, हाँ भाई रुक तो जा. गवर्नमेंट चाहती है कि एटलीस्ट लोगों के पास में कुछ ना कुछ जॉब हो. क्या हो? जॉब. तो इन्होंने बोला कि अगर, इधर देखना सब लोग, पहले इस सेक्शन को पढ़ना, क्योंकि अगर एग्जाम में आया ना तो सीधा 8 मार्क का आएगा एक ही सेक्शन. और 8 मार्क का आया मतलब सीधा आपके 50 में से 8 आ गया तो बाकी तो पास ही है सीधा, ठीक है? तो समझ लो. हाँ, 8 इसमें आया तो 50 मार्क तो जीएसटी में आ ही जाएगा. तो इसमें चलो इधर देखो, ये सेक्शन क्या बोलती है? डीटी में 50 में से 50 लाना है, 50 में से 50. देखो, ये सेक्शन बोलती है, इसमें एलिजिबल असेसी होता है, एलिजिबल असेसी, कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस करता है. क्या करता है? बिजनेस करता है. एंड उस पर्सन की ऑडिट होती है. क्या होती है? पर्सन की ऑडिट. एक बात बताओ, बिजनेस में ऑडिट कब होती है? जब आपका टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और वो कैश वाले में अगर कैश 5% से ज्यादा नहीं है तो ये लिमिट कितनी हो जाती है? 10 करोड़. तो भैया कुल मिला के पहली चीज आपकी क्या हो रही है? ऑडिट हो रही है. क्या हो रही है? ऑडिट हो रही है. और इस साल आप नए लोगों को नौकरी पे रखो. आपको करना क्या है? नए लोगों को जॉब पे रखना है, नौकरी पे रखना है, तब हम आपको डिडक्शन देंगे. तो देखो, जब आप किसी को नौकरी पे रखो मींस आप न्यू एम्प्लॉय है, वो न्यू एम्प्लॉय को इस साल में जॉब पे रखो, तो उनको जितना आप सैलरी दोगे ना, उस सैलरी का आपको 30% तक डिडक्शन मिल जाएगा. 30% तक आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80JJAA. देखो, आपको करना क्या है? पहली चीज, आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी ऑडिट होती है. आपने इस साल में नए एम्प्लॉयज को नौकरी पे रखा, लोगों को जॉब दी, तो जितना आप उनको सैलरी दोगे ना, उस सैलरी का 30% है वो आप 80JJAA में डिडक्शन ले लो. और ये डिडक्शन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक मिलता है. मतलब इस साल जो नए जॉब पे लोग रखे, उनको इस साल जो सैलरी दोगे उसका 30% डिडक्शन मिलेगा. अगले साल वापस उनको जो सैलरी दोगे वापस 30% मिलेगा. उसके अगले साल वापस उनको दोगे, अगले साल वापस 30% आपको डिडक्शन मिलेगा. अब आप बोलोगे कि सर सैलरी का डिडक्शन तो हम ऑलरेडी पीजीबीपी में ले चुके होंगे. भाई पीएनडल के डेबिट में इधर सैलरी का डिडक्शन तो आप ऑलरेडी ले चुके होंगे. भाई उधर तो लेना ही है 100%. ये तो 30% एक्स्ट्रा है. ये तो 30% क्या है? एक्स्ट्रा है. ये तो 30% एक्स्ट्रा है. तो देखो, सेक्शन बड़ी प्यारी है. यह सेक्शन बोलती है कि अगर आप नए लोगों को जॉब देते हो, नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो, तो जितना उन एम्प्लॉय को आप सैलरी दोगे ना, उस सैलरी का 30% डिडक्शन आपको 80JJAA में मिल जाएगा. लेकिन भैया नए एम्प्लॉय होने चाहिए. नए का मतलब क्या हुआ? कि अगर मान लो आपके बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर है, अगर आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, पहला ही साल है, तो मैं बोलूं जितने एम्प्लॉय आप अपॉइंट करोगे वो सब नए हैं.
भाई अगर आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो जितने एम्प्लॉय आप अपॉइंट करोगे वो सब क्या है, नए हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, सबसीक्वेंट ईयर है, तो इसमें देखा जाएगा कि आपके एम्प्लॉय इंक्रीज कितने हुए, वो नए एम्प्लॉय माने जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हुआ क्या बाबू, हमारा मान लो सबसीक्वेंट ईयर है और 1 अप्रैल 2023 को आपके पास 100 एम्प्लॉय थे। इस साल में आपकी कंपनी को एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, वो मान लो 15 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, लेकिन आपकी कंपनी छोड़ के चले गए, वो 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉय बचे, 95। तो इस साल आपके न्यू एम्प्लॉय में 0 आएगा, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय में। यहां पे एम्प्लॉय में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बाबू, यहां पे एम्प्लॉय में स्टार्टिंग में 100 थे, ज्वाइन किए 15, लेफ्ट हो गए 20, तो बचे कितने, 95। ओवरऑल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो इस साल में न्यू एम्प्लॉय एक भी नहीं है। इस साल में न्यू एम्प्लॉय एक भी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ज्वाइन किए होते वो 35 किए होते और छोड़ के गए 20, तो लास्ट में कितने बचे, 115। तो मैं बोलूं आपके नए एम्प्लॉय में कितने लिए जाएंगे, 15। और ये 15 लोगों को जो सैलरी दोगे, ये 15 लोगों को जो आप सैलरी दोगे, ये 15 लोगों को जो सैलरी दोगे, उसका आपको 30% इस साल डिडक्शन मिल जाएगा। समझा? लेकिन कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है, ऐसा थोड़ी ऐसे ऐसे आपको दे देंगे, ऐसे थोड़ी। कंडीशंस क्या क्या है समझना, सुनते जाना, मेरी तरफ ध्यान देना। पहली कंडीशन तो यह है कि जो आप सैलरी दोगे ना, वो एक अकाउंट पे चेक से देना है, या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से देना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से देना है। दूसरी कंडीशन यह है कि जो एम्प्लॉय आपके यहां जॉब ज्वाइन कर रहा है ना, वो इस साल में कम से कम 240 डेज तक काम कर रहा हो। मींस उसने 240 डेज तक इस साल में काम किया है, तो ही आपको यह डिडक्शन मिलेगा। 240 डेज तक उसने इस साल में काम किया है, उसने जो इस साल में जॉब किया है वो 240 डेज तक किया है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन बेटा इसका एक एक्सेप्शन है कि यहां पे 240 डेज की जगह हम 150 डेज ले लेंगे अगर आप एंगेज्ड हो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फुटवेयर, अगर आप फुटवेयर के मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हो, या फिर आप अपैरल्स के मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हो, या लेदर प्रोडक्ट बनाते हो। तो क्या होता है ना, फुटवेयर है, अपैरल्स है एंड लेदर प्रोडक्ट है, उनमें क्या होता है, सीजनल काम होता है बहुत बार। तो यहां पे आपका 240 डेज की जगह अगर इस साल उसने 150 डेज काम किया तो भी चलेगा, अगर 150 डेज काम किया तो भी चलेगा, वो वाला एम्प्लॉय इसमें लेंगे। तो पहली कंडीशन तो यह है कि आपको जो सैलरी देना है वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से देना है। दूसरी कंडीशन, वो बंदे ने इस साल में कितने दिन के लिए काम किया है, 240 डेज के लिए। और अगर फुटवेयर, अपैरल्स या लेदर के मैन्युफैक्चरिंग में हो तो 240 डेज की जगह कितना हो जाएगा, 150 डेज। अब एक और चीज, वो एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जिसका सैलरी है ना वो अप टू 25,000 पर मंथ होना चाहिए। मतलब छोटा वाला एम्प्लॉय लेना है, ऐसा नहीं आपने सीओ वीओ ले लिया तो ऐसा नहीं करके, ठीक है। आपको छोटा एम्प्लॉय जो वर्कर होता है ना, जिसका महीने का सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नहीं रे, तो उसका जो महीने का सैलरी जो है वो 25,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल प्रोफेशनल फर्म में जाते, प्रोफेशनल वालों को ये डिडक्शन नहीं मिलता, ये बिजनेस वालों को मिलता है करके, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि उसका जो सैलरी है ना वो पर मंथ का 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25,000 तक सैलरी है, 25,000 या उससे कम सैलरी है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। और चौथी कंडीशन यह है कि वो एम्प्लॉय आपका आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको जितना आप सैलरी दोगे, क्या दोगे, सैलरी दोगे, उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो
तो देखो वापस से सेक्शन को रिवाइज करते हैं। सेक्शन 80 डबल जे डबल ए, इसको ऐसे याद रखते हैं, जामत आ, क्या बोलेंगे, जामत आ, तो जामत आ, क्या बोलेंगे, जामत आ ना, जामत जा आ, तो जामत आ, 80 डबल जे डबल ए, आ क्या बोलने का, आओ राजा, ठीक है। अब एक बात समझना, जामत आ, ये डिडक्शन मिलेगा, ये डिडक्शन मिलेगा सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस वालों को जिनकी ऑडिट होती है। आपको करना क्या है, न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करने हैं। इस साल जो न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे उनको जो सैलरी पे करोगे 30% डिडक्शन मिलेगा, अगले साल वापस डिडक्शन मिलेगा, अगले साल वापस डिडक्शन मिलेगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक ये डिडक्शन आपको मिलता है न्यू एम्प्लॉय की सैलरी पे। कंडीशन ये है, आपको सैलरी कैश में नहीं देनी है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से 240 डेज या उससे ज्यादा इस साल में काम किया हो, एंड बेटा उसका सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। लिखो एलिजिबल एसएससी, एक खजूर लिख, लिखो एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी में लिखो, सबसे पहले लिखो एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी में लिखो एनी एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस, एनी एसएससी एंगेज्ड होना चाहिए, एंगेज्ड इन बिजनेस, एंगेज्ड इन बिजनेस, एंगेज्ड होना चाहिए बिजनेस में भाई, एंगेज्ड इन बिजनेस, टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज, टू होम any SSC engaged in business to whom section 44AB, 44AB टैक्स ऑडिट की सेक्शन होती है, 44AB applies, 44AB, 4 A और B, A for apple, B for boy, हाँ, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो 30% ऑफ, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखो डिडक्शन फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, डिडक्शन फॉर 3 consecutive years, डिडक्शन फॉर 3 consecutive year। नाउ एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में डैश करके लिखो न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस, और न्यू बिजनेस के बाद वापस डैश करके लिखो सैलरी स्लैश वेजेस पेड, सैलरी स्लैश वेजेस पेड, सैलरी स्लैश वेजेस पेड और पेबल, सैलरी स्लैश वेजेस पेड और पेबल टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखिए एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस में लिखिए सैलरी स्लैश वेजेस, सैलरी स्लैश वेजेस पेड और पेबल टू, सैलरी स्लैश वेजेस पेड और पेबल टू, पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय, पेड और पेबल टू
additional employee employed during the previous year. Additional employee employed during the previous year. Additional employee employed during the previous year. नेक्स्ट लाइन में लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लिखो. सपोज टोटल एम्प्लॉय as on 1/4/2023. Suppose total employee as on 1/4/2023 were 100. Full stop. 20 new employee join the company. 20 new employee join the company. 20 new employee join the company मत लिखना. 20 new employee join and 15 employee left. And 15 employee left. 15 employee left during the previous year. 15 employee left during the previous year. 15 employee left during the previous year. In this case, deduction allowed on salary paid to 5 employees. In this case, deduction allowed on salary paid to 5 employees. In this case, deduction allowed on salary paid to 5 employees. उसके बाद नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, कंडीशंस. पहला कंडीशन लिखिए, सैलरी शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, कॉमा अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, कॉमा अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. दूसरा कंडीशन लिखिए, सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25,000 पर मंथ. सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25,000 rupees per month. Salary should not be more than 25,000 rupees per month. तीसरी कंडीशन लिखिए, employee employed at least 240 days. Employee employed at least 240 days in previous year. Employee employed at least 240 days in previous year. ब्रैकेट में लिखो, in case of manufacture of footwear, or leather or apparel, apparel 150 days. So in case of manufacture of footwear, leather or apparel, 150 days. Bracket close. Next लिखिए, employee should participated in RPF. Employee should participated in RPF. RPF में पार्टिसिपेट करना चाहिए. ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे एक एम्प्लॉय ने जॉब ज्वाइन किया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ज्वाइन किया, तो एक बात बताओ, इस साल में कितने दिन काम किया?
91 डेज, क्योंकि फेब अगर 29 डेज का लोगे तो 91 डेज, तो 91 डेज इस साल में काम किया तो इस साल तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट क्या अगले साल फिर उस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि इस साल में तो 240 डेज उसने काम नहीं किया, तो भैया इस साल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या यह माना जाएगा फिर अगले साल में उसको रिक्रूट किया है और अगले साल में मिलेगा या नहीं मिलेगा? राइट आंसर इज मिलेगा। इसको लेके उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। तो एक लाइन छोड़ के लिखिए नोट्स, एक लाइन छोड़ के लिखिए नोट्स, फिर करेंगे क्वेश्चन। लिखिए नोट्स। इफ एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ एम्प्लॉय is employed during the previous year, if employee is employed during the previous year for less than 240/150 days, for less than 240/150 days, but employed for a period of 240 days/150 days, क्या आपने क्या लिखा अभी तक? आपने क्या लिखा? if an employee is employed during the previous year is less than 240/150 days, but is employed for a period of 240/150 days in next year, he shall be deemed to have been employed, he shall be deemed to have been employed, he shall be deemed to have been employed in next year, he shall be deemed to have been employed in next year, and accordingly deduction allowed in next year, and accordingly deduction allowed in next year, and accordingly deduction allowed in next year। एक और चीज समझना, दूसरा नोट लिखना, अगर ये सेक्शन में डिडक्शन लेना है तो ऑडिट मैंडेटरी, ऑडिट तो होगी करके, ठीक है, क्योंकि ऑडिट वाले को ये डिडक्शन मिल रहा है, तो भी लिखो नोट, एक और नोट लिख लो। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन अलाउड, deduction under this section allowed only if books of accounts are audited, only if books of accounts are audited, only if books of accounts are audited and audit report submitted, and audit report submitted up to date given in section 44AB, up to date given in section 44AB, up to date given in section 44AB। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 अभी अपना 7-8 दिन का साथ और है, मतलब साथ मतलब मिलते तो रहेंगे या मतलब मैं यहीं पे रहूंगा, ठीक है, वापस से चालू कर देते, क्या बोलते हो? ठीक है, हाँ चलो, गिफ्ट विफ्ट वापस से सीखेंगे, इसने इसको गिफ्ट दिया, कार्ड दिया, ये दिया, हाँ हाँ, घर घर, ये भाई साहब वो घर पे तो कितने टॉपिक हो गए ना, घर घर बना के, घर बनाया पत्थर रख रख के, वो बोले मेट्रो बुलेट ट्रेन ऐसे ले जाओ, 8 बच्चे, वो सेट ऑफ कैरी फॉर गुलू गुलू वाला, भाई साहब। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, आई विल मिस यू ऑल, आई विल मिस यू, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सही सही बता दो तो पक्का आई विल मिस यू, ठीक है। चलो आ जाओ, तो क्या एक होता ना, एक हो सपना घर हो अपना करके, ठीक है।
चलो मिस्टर ए, मिस्टर ए भाई प्लीज, मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बना रहा है खजूर, ऑन 1/4/2023 को, इसी साल स्टार्ट किया। तो मैं बोलूं ये पहला साल है, तो जो भी एम्प्लॉय रिक्रूट करेगा सब नए हैं, जो एम्प्लॉय रिक्रूट करेगा सब क्या है, नए, सब नए हैं। उसने बेचारे ने क्या किया, ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, द डिटेल ऑफ होम आर एज फॉलोज। उसने सबसे पहले 75 एम्प्लॉय को जॉब ज्वाइन कराया 1 अप्रैल 2023 को, और ये रेगुलर एम्प्लॉय है। एक बात बताओ, रेगुलर है या कैजुअल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। आप अगर रेगुलर रखो या कैजुअल रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एम्प्लॉय होना चाहिए करके, ठीक है, एम्प्लॉय होना चाहिए। अब भाई एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 75 है, ये आपने 1 अप्रैल 2023 को ज्वाइन कराए थे, रेगुलर एम्प्लॉय है, और सैलरी भी 24,000 है। अब मुझे बताइए इस पे डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं। पहले तो इस साल में उन्होंने 240 डेज या उससे ज्यादा काम किया, क्योंकि 1 अप्रैल से देखोगे बेचारों ने 366 डेज काम किया है, ठीक है, और रेगुलर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सैलरी भी 25,000 से ज्यादा नहीं है, तो इस पे डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, 125 एम्प्लॉय और ज्वाइन कराए 1 मई को, वो भी रेगुलर है, लेकिन बेटा उनका सैलरी कितना है, 26,000, तो इस पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा, 50 एम्प्लॉय है जो कि 1 अगस्त 2023 को ज्वाइन कराए हैं, और वो कैजुअल एम्प्लॉय है करके, ठीक है, 24,500 सैलरी है। मुझे पहले एक बात बताओ, अगर 1 अगस्त को ज्वाइन कराए तो इन्होंने इस साल कितने दिन काम किया, काउंट करो कैलकुलेटर पे, रे कैलकुलेटर पे काउंट करो ना यार, मेरे को, मैं सच्ची, मेरे को लगता है मैं मोबाइल फेंक के मार दूं, बट फिर लगता है मोबाइल टूट जाएगा। अरे खजूर, अगर 1 अगस्त को एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो पूरे साल में कितने दिन काम हुआ, 244 डेज। पक्का सही से काउंट किया है, पक्का सही से काउंट किया है, कैसे काउंट किया, चलो मैं करता हूं। अगस्त का कितना दिन, 31 सितंबर, 30 दिसंबर, 31 जनवरी, हाँ मतलब कुल मिला के 244 डेज आ रहा है, ठीक है, चलो कोई कोई बात, 244 डेज, ठीक है, मान लिया, मैं मान लेता हूं तुम्हारा, ठीक है। तो चलो इसके हिसाब से तो इस पे डिडक्शन मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। अब ये 1/9/2023 को और एम्प्लॉय रिक्रूट किए, सैलरी भी कम है, तो एक बात बताओ इस पे कितने डेज हो रहे हैं, 1 नवंबर से 1 सितंबर से काउंट करो, 213। तो मैं बोलू इन पे तो नहीं मिलेगा, इनमें तो यहीं से पता, देख के पता लग रहा है नहीं मिलेगा करके। अब आगे क्या दे रखा है, द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेटेड इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाइल कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट पार्टिसिपेट। अब एक बात बताओ, रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं आरपीएफ में, कैजुअल वाले नहीं करते, तो मैं बोलूं कैजुअल वालों पे नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात बताऊं, सिर्फ पहले वाले इसी पे डिडक्शन मिलेगा और किसी पे नहीं मिलेगा। चलो आगे क्या दे रखा है, कंप्यूट द डिडक्शन इफ एनी available for Mr. A for the assessment at 24-25 if the profit gain derived from manufacturing of computer is a 75 lakh and his total turnover 10.16 करोड़ है, तो इसकी ऑडिट हो रही है। क्वेश्चन ये आता है, what would be your answer if A has commenced the business of manufacturing of footwear। अगर इसने फुटवेयर का बिजनेस चालू किया होता, तो मैं बताऊं अगर फुटवेयर का बिजनेस चालू किया होता तो उसमें 150 डेज वाले भी आ जाते, तो इसमें फिर ये लास्ट वाला ये भी आ जाता। सही बोल रहा हूं या नहीं, सही बोल रहा हूं या नहीं। तो चलो सॉल्यूशन चालू करेंगे, चलो इजी है ना। चलो इनकम टैक्स इजी है, थोड़ा फैला हुआ है, बस फर्क ये वास्ट है इजी।
चलो चलिए आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर। वाह, मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। चलो अपन कंप्यूट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, जामत आ 80 डबल जे डबल ए। देखो, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना होगा? तो एक बात बताओ, पहले वाले एम्प्लॉय उसी पे मिल रहा है, उसका सैलरी कितना है पर मंथ का? 24,000 है। तो 24,000 पर मंथ, और ये तो बेचारे 12 महीने काम कर रहे हैं। 12 महीने काम कर रहे हैं, और कितने एम्प्लॉय है टोटल? 75 एम्प्लॉयज। तो कितना आया? ये पता नहीं इनका 2,16,00,000 और 18,00,000 में कितना फर्क है? ये बोलती है 2,16,000। ये भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं विधवा क्यों नहीं हो गया? 2,16,00,000, 2,16,00,000। तो इसका डिडक्शन कितना परसेंट मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए, 2,16,00,000 मल्टीप्लाई बाय 30%। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे सब लोग यही बोलेंगे आगे जाओ। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो बोलो डन। चलो इसके नीचे लिखो नोट्स। अच्छा, ये भी नहीं हुआ अभी तक लिख के? बेटा इतना धीरे तो फिर कुछ नहीं होगा तुमसे। चलिए नोट्स लिखिए। चलो चलो लिखो नोट, नोट नंबर 1 लिखो। सिंस कैजुअल वर्कर, लिखो नोट नंबर 1, सिंस कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट, since casual worker do not participates in RPF, in RPF, in RPF, since casual worker do not participate in RPF, casual worker do not participate in RPF, so deduction not allowed, so deduction not allowed on salary paid to casual worker, so deduction not allowed on salary paid to casual worker। दूसरा नोट लिखो, दूसरा नोट लिखो, नोट नंबर 2, employee employed on 1st May 2023, employee employed on 1st May 2023 are not eligible for deduction, are not eligible for deduction because salary per month, because salary per month
is more than 25,000 because salary per month is more than 25,000. दूसरा लिखो, तीसरा नोट लिखो, 100 रेगुलर वर्कर, 100 रेगुलर वर्कर employed on 1st September 2023, employed on 1st September 2023, 1st September 2023 are not treated as additional employee, are not treated as additional employee because they work less than because they work less than 240 days, because they work less than 240 days, because they work less than 240 days. उसके बाद लिखो बी पॉइंट, उसके बाद लिखो बी पॉइंट, बी पॉइंट बी। ये तो ए पॉइंट था जिसमें वो नॉर्मल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर था, अब कौन सा रहेगा, फुटवेयर, तो लिखो बी पॉइंट, पॉइंट नंबर बी लिखो, इफ मिस्टर ए इज एंगेज्ड इन, इफ मिस्टर ए is engaged in manufacture of footwear, if Mr. A is engaged in manufacture of footwear, then 100 regular employees employed, then 100 regular employee employed, 100 regular employee employed on 1st September 2023, on 1st September 2023 are also eligible for a deduction, are also eligible for deduction as they work for 150 days or more, as they work for 150 days or more in previous year 23-24, as they work for 150 days or more in previous year 23-24, तो डिडक्शन कितना मिलेगा बताओ मुझे। आपका पहले तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना आएगा, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट देखो 2,16,00,000 तो पहले निकाल लिया था, हाँ भाई, अब यहां पे कितना आएगा, प्लस यहां पे मैं बोलूं 100 एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय को 24,000 पर मंथ दे रहे हैं, 24,000 पर मंथ, और कितने महीने का सैलरी, 7 महीने का, तो कितना आया 1,68,00,000। दोनों को कैलकुलेटर में पहले जोड़ दो, कितना आता है 3,84,00,000, और इस पे डिडक्शन कितना आएगा 30%, डिडक्शन अमाउंट यस पीपल यस, क्या बोल रहे हो, ये होने के बाद रेस्ट करना होता है, नहीं बट ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा होता है तो एक बार मतलब एक पल के लिए ऐसा जान निकल सकती है, पता है तुमको, हार्ट बीट रुक जाती है उस टाइम, हार्ट बीट उस टाइम, तो इसलिए लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने बोला नहीं तो सच्ची रुक जाती। चलो
अब देखो यार, इसकी अजम्पशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कि कैश में पे नहीं हुआ करके, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा कि कैश में पे नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज जब तक स्पेसिफिकली ना बोला है आप हमेशा पॉजिटिव अजम्पशन लोगे। मतलब ऐसे फालतू की, देखो हमेशा है ना, पॉजिटिव अजम्पशन का मतलब होता है कि जिसमें कुछ करना हो वैसी अजम्पशन लेनी चाहिए, ना करना हो वैसी अजम्पशन नहीं। जैसे एक टेस्ट पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया, पूरा डिटेल दिया, ठीक है, कि ग्रेचुइटी का क्वेश्चन था कि एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑन सो एंड सो डेट, ये वो, इतना उसका सैलरी, सब चीजें दी, और लास्ट में बोला कैलकुलेट एग्जेम्पशन ऑफ द ग्रेचुइटी। एक बंदे ने लिखा, सिंस नथिंग इज मेंशन आई हैव अज्यूम दैट एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो ग्रेचुइटी इज एग्जेम्प्टेड। भाई उसकी जगह वो गलत भी नहीं है, क्या बोला आपने तो कुछ लिखा नहीं था। हाँ, मैंने उसको मार्क्स दिया पूरे में से पूरा पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन था, 5 मार्क। हाँ सीरियसली सही तो लिखा, क्या गलत लिखा उसने। बट मेरी ऐसे देखो, आपका टेक्स्ट का जो पेपर आता है ना, उसके ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा रहता है कि मेक सूटेबल एजम्पशन, बट फिर कॉमा देख के लिखा होता है वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो जो कॉमा के बाद जो लिखा है ना वेयर एवर रिक्वायर्ड करके, ठीक है, वो मेन है। हाँ, उसके लिए लिखा कमेंट के भैया तुझे जो है वो कैलकुलेट करना है हमेशा। ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं देनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहां दे रखा है तो ऐसा नहीं। हाँ चलो लिखो, हेडिंग दो, नई सेक्शन, सेक्शन 80 QQB, QQB लिखो, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी कॉमा आर्टिस्टिक कॉमा साइंटिफिक नेचर। अगर आपने कोई ऐसी बुक लिखी है, ठीक है, जो रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक, और उस पर रॉयल्टी मिलती है। लिटरेसी मतलब साहित्यिक नेचर की, साहित्य, साहित्य बोलते हैं। आर्टिस्टिक मतलब जिसमें कुछ आर्ट फॉर्म आर्टिस्टिक हो, कला। और साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक नेचर की, ठीक है, क्या, विज्ञान, विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान। हाँ, बुक लिखनी है तो रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ द लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर। अब एक बात बताओ, सब लोग इधर देखना, सब लोग इधर देखो। पहली चीज तो ये जो डिडक्शन है ना, ये सिर्फ आप पहले इधर देख लो, ये डिडक्शन मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। बोलो किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज देखो, जब भी आपको रॉयल्टी मिलता है तो रॉयल्टी इनकम पहले कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज में। अरे भाई रॉयल्टी की इनकम अदर सोर्सेज में जाती है ना, तो अदर सोर्सेज में जाएगी। तो रॉयल्टी की इनकम को पहले आप टैक्सेबल कर दो अदर सोर्सेज में। कहां टैक्सेबल कर दो? अदर सोर्स। उसके बाद आपको डिडक्शन लेना है अंडर सेक्शन 80 QQB। देखो QQB को ऐसे याद रखो ना, बुक है करके, ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन बुक 80 QQB, क्वेश्चन क्वेश्चन एंड बुक, क्वेश्चन क्वेश्चन बुक, तो क्वेश्चन क्वेश्चन बुक QQB, तो क्वेश्चन क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन क्यों बनाया बुक? जो मर्जी है वो लिख लेना। डिडक्शन कितना मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे डिडक्शन मिलता है जितनी आपकी एलिजिबल रॉयल्टी होती है। क्या होती है? एलिजिबल रॉयल्टी।
और बेटा मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलता है यहां पे 3 लाख का। बोलो कितना मिलता है? 3 लाख। विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो इधर देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बंदा है ये वाला, उसका नाम, तुम्हारा नाम दे दे। उसका नाम है, उसका नाम है मिस्टर सार्थक दे देते। चलो मिस्टर सार्थक करके नाम है, मिस्टर सार्थक नाम है। सार्थक ने क्या किया पता है? एक बुक लिखी, और एक बुक लिखी, और बुक जो है वो साइंटिफिक नेचर की है। कौन से नेचर की है? साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक नेचर की कुछ बुक है। अब एक बात समझना, साइंटिफिक नेचर की बुक है, और ये बुक को पब्लिश किया एक पब्लिशर ने, जिसका नाम है मान लो बीबी पब्लिकेशन हाउस। बीबी पब्लिकेशन हाउस इन्होंने पब्लिश किया। अब एक बात समझना, इस साल में हमने इस सार्थक को पूरे साल का मिला के 7 लाख का रॉयल्टी दिया है। कितना रॉयल्टी दिया है? 7 लाख का रॉयल्टी, 7 लाख का रॉयल्टी दिया है। अब ये सार्थक जो है, इसने जो बुक लिखी, तो इसकी जो सार्थक की इनकम हुई 7 लाख। अब एक बात बताओ, सार्थक ने वहां पे कुछ खर्चे भी किए, जैसे प्रूफ रीडिंग का खर्चा किया वगैरह, ऐसा किया होगा ना कि भाई जब उसने बुक लिखी होगी तो किसी को रखा होगा प्रूफ रीडिंग करो वगैरह, तो बाकी खर्चे भी किए हैं। तो इसकी रॉयल्टी 7 लाख कमाने से रिलेटेड इसने कुछ खर्चे भी किए हैं, और खर्चे किए हैं 60,000। कितने खर्चे किए हैं? 60,000। अब एक बात समझना, इसको डिडक्शन कितना मिलेगा, क्या होगा समझना। तो सबसे पहले अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूंगा, तो अदर सोर्सेज में सबसे पहले आप रॉयल्टी का इनकम जो लेंगे, वो रॉयल्टी का इनकम मैं बोलूं 7 लाख रॉयल्टी है, और इसमें से 60,000 का खर्चा हुआ है, तो वो लेस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 6,40,000। तो 6,40,000 ये आपके अदर सोर्सेज की इनकम में आएगा। यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। अब एक बात बताओ, डिडक्शन कितना मिलेगा? तो डिडक्शन मिलता है बाबूजी, जितना आपका एलिजिबल रॉयल्टी है। क्या है? एलिजिबल रॉयल्टी, और मैक्सिमम 3 लाख। तो बेटा एलिजिबल रॉयल्टी और मैक्सिमम 80 QQB में आपका एलिजिबल रॉयल्टी कितना है, और मैक्सिमम 3 लाख। तो बताओ यहां एलिजिबल रॉयल्टी 640 है, और 3 लाख लोअर कितना आएगा? 3 लाख। तो बेटा 3 लाख का यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे अगर देखो रॉयल्टी दो तरीके से मिलती है। एक तो रॉयल्टी मिलती है लमसम रॉयल्टी। बोलो लमसम रॉयल्टी। लमसम रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? एक साल ले लो लमसम रॉयल्टी। जैसे इसमें ये लमसम रॉयल्टी था 7 लाख। बट कभी कभी पता है आपको ऐसे भी रॉयल्टी मिलती है कि जितनी बुक बिकेगी उस पे मिलेगी। ऐसा होता है ना, जिसको बोलते हैं कि जितनी बुक बिकी उसकी बुक की जो प्राइस है उसका 20% आपको मिलेगा, या 25% आपको मिलेगा। अगर ऐसा है ना, तो डिडक्शन लेते टाइम आप एलिजिबल रॉयल्टी जो लोगे, उस एलिजिबल रॉयल्टी में सिर्फ आप 15% ऑफ बुक सोल्ड ही ले सकते हो। एग्जाम्पल लेता हूं, समझेगा, डोंट वरी। जैसे मान लो बीबी वर्चुअल ने बोला, बीबी पब्लिकेशन हाउस ने सार्थक को, कि तुमको लमसम 7 लाख रॉयल्टी नहीं मिलेगा, तुमको रॉयल्टी मिलेगा बुक सोल्ड का 22%। कितना? बुक सोल्ड का 22%। अब इस साल में हमने जो बुक सोल्ड की, वो मान लो 65 लाख रुपीज एमआरपी की बुक सोल्ड की। तो 65 लाख एमआरपी की बुक सोल्ड की, तो इसका 22% कितना बनता है? इसका 22% कितना बनता है? 14,30,000। तो एक बात बताओ, इसके हाथ में अदर सोर्सेज में कितना आएगा? 14,30,000 आएगा। इसमें से 60,000 का खर्चा लेस करो, कितना आता है? 30,70,000।
70,000। अब एक बात बताओ, 13,70,000 है, इतना उसका नेट रॉयल्टी आया आफ्टर एक्सपेंसेस। अब एक बात समझना, डिडक्शन लेते टाइम जो आप एलिजिबल रॉयल्टी लोगे ना, तो एलिजिबल रॉयल्टी में आपको मैक्सिमम लेना है 15% ऑफ द बुक सोल्ड। तो एक बात बताओ, इसको रॉयल्टी एक्चुअल में मिल रहा है 22%, बट हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं डिडक्शन पर्पज के लिए? 15%। कितना ले सकते हैं? 15%। तो एक बात बताओ, 65 लाख, 65 लाख का 15% कितना होता है? तो यहां पे आपका सिर्फ कितना आएगा? 9,75,000, और 3 लाख लोअर कम्स टू 3 लाख। डिडक्शन कितने का मिलेगा? 3 लाख। यू गॉट माई पॉइंट और नो? अरे यस और नो। अब एक और चीज समझना, ये तो तुम्हारी सेक्शन है एटी क्यू क्यू बी। कौन सी सेक्शन? क्यू क्यू बी। एक और सेक्शन होती है एटी आर आर बी। बोलो एटी आर आर बी। एटी आर आर बी। आर आर बी, इसमें रॉयल्टी मिलती है आपकी पेटेंट से। बोलो रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट। अब आपके पास अगर कोई पेटेंट है और उस पेटेंट को किसी को भाड़े पे दे दिया, ऐसा होता है ना कि पेटेंट को भाड़े, जैसे रुचि ने वो हार्पिक से वो बनाया था, याद है कि रुचि ने वो हार्पिक और आटा मिला के और वो कोविड का कैसे स्मेल करो एंड कोविड ठीक हो जाएगा, याद आया? तो उसने उसका पेटेंट कराया। अब वो पेटेंट जो है वो किसी और को दे दिया कि तुम भी दवाई बनाओ। अब पेटेंट किसी को देते हैं तो उसकी रॉयल्टी आती है, वो भी पहले आईएफओएस में टैक्सेबल होगी, और इसका डिडक्शन मिलता है एटी आरआरबी में। बोलो कौन सी सेक्शन में? आरआरबी में। लेकिन इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा? सेम वैसा का वैसा, कि आपको जो रॉयल्टी इनकम मिल रहा है वो रॉयल्टी इनकम कितना है, और मैक्सिमम 3 लाख। बोलो मैक्सिमम कितना? 3 लाख। मैक्सिमम कितना? 3 लाख। तो डिडक्शन मिलेगा रॉयल्टी इनकम और 3 लाख विच एवर इज लोअर। तो दो सेक्शन सिमिलर सिमिलर है। बोलो सिमिलर सिमिलर है। एटी क्यू क्यू बी, एटी आर आर बी, एटी क्यू क्यू बी, एटी आर आर बी। क्यू क्यू बी में क्वेश्चन क्वेश्चन बुक वाला, और आर आर बी में पेटेंट वाला। क्यू क्यू बी में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। यहां पे भी रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें अगर मान लो बुक्स पे पर बुक का रॉयल्टी मिल रहा है, तो वो आपके 15% से ज्यादा का डिडक्शन पर्पज के लिए अपन नहीं लेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या दी है आपने? एटी क्यू क्यू बी दी है। तो एटी क्यू क्यू बी जहां पे आपने दिया है, उसके बाद में आपको एटी आर आर बी देना है करके, ठीक है? और एज इट इज आपको बोर्ड पे दो चीजें दिख रही है, कॉपी मारो। फुल स्क्रीन कर रहा हूं, एटी क्यू क्यू बी और एटी आर आर बी एज इट इज आपको बुक पे दे रखा है। कॉपी करो फटाफट, जल्दी करो जल्दी, जो जल्दी करेगा उसको शाबाशी मिलेगी। अरे वो 15% वाला जो पॉइंट है वो आरआरबी के लिए नहीं है, सिर्फ क्यू क्यू बी बुक वाले के लिए है, ठीक है? सिर्फ बुक वाले के लिए है। जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करो। फिर मैं गाना गाऊंगा, अरे रे 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 क्या हुआ? बोला आपको आता ये एक ही गाना है, कहां से सीख के आए हो पता नहीं करके, ठीक है? और वो भी 2 लाइन आती है आपको, ठीक है? दो भी नहीं, एक ही लाइन, और एक लाइन का म्यूजिक आता है आपको। अरे कॉपी करना चुटकी। अरे कल मेरे को चॉकलेट मिली थी ना, मेरे बैग में ही है। इसका बर्थडे था, मुझे चॉकलेट दी। ओ भाई साहब।
यस पीपल, ये नोट भी लिखना है ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों ये नोट भी लिखना है। ATQQB RRB के लिए एक नोट है, वो नोट भी लिखना है, समझाता हूं अभी मैं लास्ट में आपको। फाइनल में सीए बनते हैं, सीधा डिग्री मिलती है फाइनल के बाद। क्या हुआ? इंटरव्यू होगा अगर तुम्हारी टॉप 5 में रैंक आ गई तो। हाँ, क्या हुआ? स्विट्जरलैंड का ट्रिप, चलो वो ठीक है, अभी एक कॉपी करो पहले, मेहनत करो जोरदार, जोरदार क्लास मेहनत। अरे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रैंक आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे दिल के अजीज हो। मेरे को तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे पास हो जाते हैं, रैंक वैंक मेरे को जरूरत नहीं है। शाबाशी, चलो वेल डन, चलो शाबाशी दे दो, हमारा हो गया, चलो शाबाशी तुमको, वेल डन बेटा, वेल डन। मेरे को पहली बार लाइफ में रोना आया था जिस खुशी से, वो जिस दिन मैं सीए बना था। दैट वॉज अ अमेजिंग फीलिंग, मतलब यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड। बिकॉज जब आप 5-6 महीने तक इतनी मेहनत कर लेते हो ना, और उसके बाद आपको लगता है कि बस अब हो गया, और जब आप रिजल्ट देखते हो, पहली बार तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरा ही रिजल्ट है क्या। पहली बार मैंने रिजल्ट देखा था गूगल क्रोम पे, तो देखा, हाँ गूगल क्रोम। क्या हुआ? समझा नहीं, क्या होता है? नहीं, मैंने गूगल क्रोम पे देखा, मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने वापस मोजिला फायरफॉक्स पे देखा कि वहां पे भी वही आ रहा है कि नहीं। वैसा होता है। सेल्फ स्टडी, इट वाज 4 month। आई यूज टू स्टडी इन अ डे अप्रोक्स 10 hour, इफेक्टिवली 10 hour विदाउट मोबाइल। देयर वॉज नो मोबाइल दैट टाइम। और मुझे लगता है शायद मैं अगर जब सीए कर रहा था होता और मेरे पास अगर मोबाइल होता और इंटरनेट होता, तो मैं सीए नहीं बन पाता। क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है मतलब लाइफ में, आप समझ सकते हो। यस, चलिए, अब एक बात, हाँ डीटी में स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है। चलो, चलिए इधर देखिए आप लोग, एक नोट लिखवाया है। ये नोट बोलता है कि रॉयल्टीज अर्न आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो ए भाई आपको इंडिया के बाहर से रॉयल्टी मिल रही है, कहां से मिल रही है रॉयल्टी? बाहर से। जैसे ये बंदा सार्थक है, सार्थक ने ऐसी कोई इंग्लिश बुक लिखी, ठीक है, अब एक बात समझना, साइंटिफिक नेचर की ऐसी कुछ बुक लिखी जो फॉरेन का कोई पब्लिशर है उसने पब्लिश की करके, ठीक है, तो फॉरेन का एक कनाडा का पब्लिशर है उसने पब्लिश की, तो उसने उसको जो रॉयल्टी दी, वो रॉयल्टी में ऐसा होता है कि अगर फॉरेन से आपको रॉयल्टी मिल रही है ना, तो रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल तो पूरा होगा, बट डिडक्शन पर्पस के लिए वही वाली रॉयल्टी आप लोगे, एलिजिबल रॉयल्टी में वही रॉयल्टी आएगी जो आपने प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में फॉरेन करेंसी में ला ली हो। क्योंकि हम इंडिया वाले चाहते हैं कि भाई बाहर से पैसा इंडिया में आए फॉरेन करेंसी। तो जैसे ही प्रीवियस ईयर एंड होगा, प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद विद इन द 6 मंथ जितना पैसा इंडिया में आ गया हो, वही अपन एलिजिबल करेंगे डिडक्शन पर्पस के लिए। तो डिडक्शन लेते टाइम हम सिर्फ वही वाली रॉयल्टी लेंगे जितना आपने इंडिया में रीपेट्रिएट कर दिया है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और द टाइम अलाउड बाय द आरबीआई। अगर आरबीआई और भी ज्यादा टाइम अलाउ करती है तो और भी ज्यादा टाइम, अदरवाइज विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर करके, ठीक है। तो देखिए नोट क्या लिखा हुआ है,
If royalty is earned outside India, then deduction is allowed only if the such royalty amount is brought in India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year or time allowed by the आरबीआई। लास्ट दो डिडक्शन बची है, एटी टीटीए टीटीबी, और वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। एटी टीटीए क्या बोलती है पता है? कि अगर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, बोलो क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट पे, सेविंग बैंक अकाउंट बैंक के साथ हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो सकता है, पोस्ट ऑफिस के साथ हो सकता है। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट आएगा, वो पहले अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, उसका 10,000 तक का डिडक्शन आप एटीटीटीए में ले सकते हो। कितना ले सकते हो? 10,000। सो 10,000 का डिडक्शन है वो आप एटीटीटीए में ले सकते हो। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सेक्शन एटीटीटीए, बोलो एटीटीटीए। एटीटीटीए बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक के, सेविंग अकाउंट का मतलब बचत खाता, ठीक है। तो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, भले वो बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, इंडिविजुअल एचयूएफ को ये डिडक्शन मिलेगा। आपको जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट है पहले तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो, और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करने के बाद बेटा यहां पे 10,000 का आपको डिडक्शन मैक्सिमम मिल जाएगा। अब एक बात समझना, विच एवर इज लोअर, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो मेरी सेविंग बैंक अकाउंट से मुझे 7,000 का इंटरेस्ट मिला, तो मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा? 7,000। पहले 7,000 अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा और यहां 7,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक बात बताए आपको, एक थोड़ी सी एक चीज बताऊं, याद रखना। आपको पता है पोस्ट ऑफिस के साथ में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो आपको पता है अगर उससे 20,000 का इंटरेस्ट मिला, तो मैंने अदर सोर्सेज में एक बताया था कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है ना, तो 3,500 का एक एग्जेम्पशन था। तो पहले तो 3,500 का आप एग्जेम्पशन ले लीजिए, और बचेगा इंटरेस्ट कितना? 16,500 में 16,500। सो 16,500 ये तुम्हारे अदर सोर्सेज में जाएगा, और फिर 10,000 का यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो एटीटीटीए किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ का सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका मैक्सिमम 10,000 का यहां डिडक्शन मिल जाता है। एटीटीटीबी है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन का मतलब ऐसा बंदा जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 इयर्स और मोर। इनको 50,000 का डिडक्शन दिया है। कितना दिया है? 50। और सेविंग अकाउंट पे नहीं, कोई भी अकाउंट इनका, भले एफडी हो करके, ठीक है, भले इनका एफडी हो या कोई भी हो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब भले वो सेविंग बैंक अकाउंट है, एफडी है, कुछ भी है, उस पे 50,000 तक का डिडक्शन है, वो सीनियर सिटीजन को मिल जाता है अंडर सेक्शन 80TTB करके। तो देखो दो सेक्शन है, 80TTA, 80TTB। 80TTA किसके लिए है? बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। सेविंग बैंक अकाउंट पे डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 10,000। सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी सेक्शन है? टीटीबी, और टीटीबी में डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000। और वहां सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, कोई भी है, भले एफडी भी है। जैसे मान लो मेरे पापा है, वो सीनियर सिटीजन है, उनको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है ना, उस पे भी उनको 50,000 का डिडक्शन यहां पे मिल जाता है एटीटीटीबी में। बट क्या सीनियर सिटीजन ये दोनों ले सकता है क्या? क्या सेविंग पे ये ले लू और एफडी पे ये ले लू, क्या ऐसा ले सकता है? ना, यहां दे रखा है डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन नॉट अवेलेबल टू द रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर एटीटीटीबी। आप फिर एटीटीटीबी में ही ले सकते हो, भले सेविंग पे लो या एफडी पे लो। मैक्सिमम कितना? 50,000। कॉपी करो इसको, ये ऊपर अदर इनकम बेस्ड डिडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एटीटीटीए एटीटीटीबी लिखो। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं। एग्जेम्पशन देखो 3,500, देख पोस्ट ऑफिस से अगर आपको 20,000 मिला, तो 20,000 पे, हाँ एक सेकेंड, 20,000 आपको पोस्ट ऑफिस से मिला, तो 20,000 में से 3,500 उधर एग्जेम्पशन अदर सोर्सेज में मिल गया, 16,500 बचा, 16,500, और 10,000 लोअर कम्स टू 10,000, तो 10,000 यहां मिल जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है बाबू, जॉइंट अकाउंट में इसमें कोई भी 1% डिडक्शन लेगा, वो वहां पे था 7,000 का, यहां पे नहीं।
3,500 का डिडक्शन अंजलि वो अदर सोर्सेज में पड़ा था, अदर सोर्सेज में, यहां पे नहीं है। एग्जेम्पशन बोलते हैं उसको। एग्जेम्पशन इनकम का ही मिल जाता है, इनकम आई एग्जेम्पशन वही मिल गया, डिडक्शन जीटीआई के बाद मिलते हैं।